फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि बोर्ड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं 8.2 और 8.3 के अंदर से। अगर तो कोई क्वेश्चन नहीं आता 8.2 और 8.3 में से, तो फिर मैं इस एक्सरसाइज के बाद डायरेक्टली चैप्टर 9 की तरफ जाऊंगा और उसका सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 9 मुझे पता है कि आता है पूरा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.1 के लिहाज से जहाँ तक मेरा इल्म है, 8.1 ही आती है पूरे 8 चैप्टर में से। तो इसी वजह से मैंने 8.1 पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और आप लोगों ने भी 8.1 पे ही करना है। हाँ, अलबत्ता मैं चेक करूँगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं चेक करूँगा 8.2 और 8.3। अगर कुछ क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हुए तो वो मैं बिल्कुल करवाऊँगा। अब हमारे पास ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन्होंने इक्वेशन दी हुई है। इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। एम आपका स्लोप होता है, सी आपका इंटरसेप्ट होता है। एम आपका स्लोप, स्लोप का क्या मतलब होता है? यानी कि आपका ग्राफ किस तरह जा रहा है। ये इसकी स्लोप ज़्यादा है, इस ग्राफ की स्लोप कम है। जिस तरह आप अपने गराजेस वगैरह या पोर्चेस के स्लोप देखते हैं कि कितनी नीचे है, गाड़ी कितनी सुकून से नीचे उतरेगी। मरी वगैरह में आप कहते हैं कि स्लोप बहुत ज़्यादा होती है, ऊंचाई होती है। तो इस वजह से तो स्लोप अगर बिल्कुल, अगर एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह जा रही है, तो मैं उसकी बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि इसकी स्लोप जो आपके पास है वो ज़ीरो है। और इसी तरह अगर एक मैं लाइन इस तरह लगा देता हूँ, यानी कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो इसकी स्लोप मैं क्या कहूँगा, ये आपकी इन्फिनिटी है। बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ऊपर। तो इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा और इनफाइनाइट है। जबकि इसकी एक्स एक्सिस जो आपकी होती है उसकी स्लोप ज़ीरो होती है। यानी कि उसकी स्लोप होती ही नहीं है, तो उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन ए है, इसको आपने सबसे पहले रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है? कि आपके पास जो y है ना, वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। फिर आपका इज इक्वल टू आना चाहिए। फिर आपकी x की वैल्यू आनी चाहिए। जिस तरह 2x इधर लिखा हुआ है, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। और आखिर में आपके पास कांस्टेंट आना चाहिए। c वैसे आपके पास इंटरसेप्ट होता है, लेकिन या आप c को कांस्टेंट के तौर पे भी याद रख सकते हैं। इसको आप y इंटरसेप्ट कहते हैं। y इंटरसेप्ट का हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि y इंटरसेप्ट असल में होता क्या है। स्लोप का आपको मैंने बता दिया। सपोज करें एक ग्राफ जा रहा है ये मैंने, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट्स बना दिए हैं। अब एक ग्राफ मैं रेड लाइन से शो करवा रहा हूँ ये। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं पॉइंट्स भी लगा देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये आपके पास 3। सबसे पहले आपने इसमें इंटरसेप्ट, अगर सपोज करें इस लाइन से आपने इंटरसेप्ट निकालना है कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो किधर है। एक्स एक्सिस ये होती है आपकी नीचे वाली। तो यहाँ आपकी एक्स की वैल्यू इधर 1 होती है, इधर 2 होती है, इधर -1 होती है, इधर आपकी -2 होती है। तो ये पॉइंट है जहाँ आपकी x की वैल्यू ज़ीरो होती है और y की भी ज़ीरो होती है। लेकिन इस x के ऊपर ज़ीरो पे ग्राफ में क्या वैल्यू आ रही है, ये आपने चेक करनी होती है। इस x ज़ीरो के ऊपर ग्राफ में क्या वैल्यू आ रही है y की, वो आपकी 2 आ रही है। यानी कि इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट आपका 2 है। x के ऊपर जहाँ x ज़ीरो है, उसी पॉइंट पे y की वैल्यू क्या आ रही है ग्राफ पे, ये आपका y इंटरसेप्ट होता है। इसी तरह एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। क्वेश्चंस पे चलते हैं जल्दी से। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ताकि आपके जहन में रहें। ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, ये एम क्या है, ये सी क्या है, ये मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ। अब सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा था कि आपका वाई जो है, जो भी वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट साइड पे रहेगी, और एक्स वाली वैल्यू और आपका कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 2x को जब आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपका -2x हो जाएगा। और इसी तरह -1 को जब आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा।
अब जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में कि y के साथ कोई आपके साथ कोफिशिएंट नहीं है, कोई नंबर नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से आप 3 को डिवाइड कर देंगे इनके साथ। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। और फाइनल स्टेप है इसका कि अब आप इसका डिनोमिनेटर्स दोनों के सेपरेट कर दें, ऐसे। अब आप गौर से देखें कि x के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है। ये जो x के साथ मैंने लिखा हुआ है ये आपकी स्लोप है। तो ये आपका m आ गया। और ये जो कांस्टेंट टर्म बची है ये आपकी c है, यानी कि y इंटरसेप्ट। क्योंकि आप ऊपर फॉर्मूले में देख सकते हैं कि x के साथ जो होता है आपका m होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो x के साथ आपके पास क्या है, -2/3। तो वही आपकी स्लोप है, और जो कांस्टेंट वैल्यू अकेली रह गई है वो आपकी y इंटरसेप्ट यानी कि c। -2y यानी कि इसको इधर ही रहने दें, y वाली टर्म को। x वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएं, और कांस्टेंट टर्म आप देख सकते हैं ऑलरेडी राइट साइड पे ही है। तो इस x को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, तो -x हो जाएगा, और ये -2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी राइट साइड पे है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थोड़ी थोड़ी बन गई है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप -2 से दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पे खाली y चाहिए। तो आपने -2 से डिवाइड कर दिया। अब आप इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, इधर भी और इधर भी। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास x/2 बचा। यहाँ ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, या आप इसको कह सकते हैं कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। 2 1 2, 2 1 2, और ये आपके पास 1 आ गया। 2 ÷ 2 इज 1। अब और से देखें, x/2 है, इसको मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 1/2x, क्योंकि ऊपर 1 तो होता ही है हमेशा उसके साथ। तो इस वजह से x को मैंने एक साइड पे कर दिया है और 1x लिख दिया, अगर आप ओवरऑल देखें। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे, कि मैं इसको नंबर को यहाँ से आसानी से देख सकता हूँ कि x को मैंने सेपरेट कर दिया है, और ये जो आपकी टर्म आ रही है ये आपके पास है m, स्लोप। अगर इसी को देखते यहाँ से, अगर मैं x को सेपरेट भी कर देता तो फिर आपने सोचना था कि क्या है यहाँ। तो वो आपके पास ऑलरेडी 1 होता है जब आप कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह x/2 को मैंने 1/2x लिख दिया और साथ 1 आ गया। तो यहाँ से आपके पास सिंपली m आ गया 1/2, जो x के साथ वाली टर्म्स आपकी स्लोप, और जो कांस्टेंट बचा वो आपका y इंटरसेप्ट यानी कि c। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके साथ y में कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो सीधा सीधा हो जाएगा y = 3x को राइट साइड पे ले जाएं -3x हो जाएगा, -1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y के साथ कोफिशिएंट है ही नहीं। तो ये आपका m आ गया, और ये बाकी कांस्टेंट आपका जो बचा है ये आपका y इंटरसेप्ट। तो आपकी स्लोप आ गई -3, और आपका y इंटरसेप्ट आ गया 1। 2x - y = 7, -y लेफ्ट साइड पे रहेगा, 2x को राइट साइड पे ले जाए -2x, 7 अपनी जगह पे ही है, राइट साइड पे ही है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इस -y का काम नहीं है इधर, दूसरी साइड पे जाके इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो y आपका पॉजिटिव हो गया, इन दोनों के साइंस भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि आपका -2x हो जाएगा +2x, और +7 हो जाएगा -7। तो यहाँ से अब आपके पास सीधी सीधी वैल्यूज आ गई, आपका जो स्लोप आ गई है वो 2 आ गई है, और आपका y इंटरसेप्ट -7। y को लेफ्ट साइड पे ही रहने दें, लेफ्ट साइड पे ही है।
इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड की बात होती है जब भी मैं लेफ्ट और राइट की बात करता हूँ। अब x को आप राइट साइड पे ले जाएं तो +2x हो जाएगा। 3 को भी राइट साइड पे लेके जाना है तो -3 हो जाएगा। तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बिल्कुल ये वाली फॉर्म बन गई है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x के साथ वाली वैल्यू आपकी जो है वो स्लोप आ गई, और कांस्टेंट टर्म जो बची है वो आपकी -3 आ गई। अब इसमें थोड़ा सा अलग अंदाज से हम करेंगे, क्योंकि y ऑलरेडी राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो ये 3 इधर नहीं होना चाहिए। 3 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, इस तरह। सिर्फ 3 को मैंने चेंज किया, उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया। अब 2x-3 इज इक्वल टू वाई। देखने में काफ़ी हद तक इस जैसी मिल रही है चीज़, कि y भी आपका अकेला है, और mx वाली टर्म भी है, और आपके पास कांस्टेंट टर्म भी। अब इसको फ्लिप कर दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 2 को 3 के बराबर लिख रहा हूँ, तो मैं 3 को भी 2 के बराबर लिख सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो यानी कि ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी। तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 2x-3। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं कि ओवरऑल क्वेश्चन की सिचुएशन को देखें कि कहाँ आपको ज़्यादा आसानी हो रही है चेंज करने में। अब मैं उस तरह भी कर सकता था। एक साइड पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। y को मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आता, -y हो जाना था। फिर 2x को मैं राइट साइड पे लेके जाता, तो -2x+3 हो जाना था। पहले ये आना था। फिर मैंने क्या करना था, इनके साइन चेंज करने थे, क्योंकि -y हमें नहीं चाहिए होता। तो y इज इक्वल टू 2x-3। तो एक तरीका ये भी है करने का। क्वेश्चन जिस तरह के मैं पिछले पार्ट सारे बताता आ रहा हूँ, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मुझे लगा कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई भी मेथड सेलेक्ट कर लें, एंड रिजल्ट सेम ही है। अब स्लोप क्या आ गया आपके पास? 2। सी आपके पास आ गया -3। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन दी हुई है, 2x-y+1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहली वैल्यू आपकी x की होती है, दूसरी y की होती है। तो यानी कि x और y की वैल्यू आपको हर पार्ट में पता है। सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं। 2 3, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। इतनी ये इन जगहों पे पुट कर दें। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। 2 2 ज़ार 4, 4-3 आपका 1 हो गया, और 1+1 आपका 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उन्होंने पूछा होगा कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन और नॉट। तो इसमें अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 आती है ना, तो तब आप कहेंगे कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर लाई करते हैं, दे लाई ऑन द पॉइंट, सॉरी दे लाई ऑन द लाइन। लेकिन इन केस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, 2 आ रहा है, -3 आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है, 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है, आपने ये सारा चीज़ें सॉल्व की हैं, 0 के अलावा कोई नंबर आता है जैसे कि अभी आया, तो आप कहेंगे कि दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द लाइन। द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है ना, ये आपकी एक लाइन की इक्वेशन है। ये एक लाइन की इक्वेशन है, कोई लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी इक्वेशन है। और ये बारी बारी पूछा हुआ कि क्या ये अगर कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करूँगा तो वो उस लाइन के ऊपर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, और इस केस में आपकी राइट हैंड साइड 0 है, तो 0 आना चाहिए आप। अगला पार्ट है, वैसी इक्वेशन है, अब आपके पास x भी 0 है, y भी 0 है, तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। इसको सॉल्व कर दें, 2 0 0 0 - 0 + 1। अब आपके पास यहाँ आंसर आ रहा है 1, क्योंकि 0 तो ओवरऑल ख़त्म हो गया, खाली 1 बचा।
तो 1 भी आपके पास 0 के बराबर नहीं आता। मैंने कहा था कि 0 के अलावा कोई भी नंबर आए तो इसका मतलब है द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। थर्ड पार्ट है आपका, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, लेकिन -y इस वजह से मैंने -1 लिखा है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -2, टू मल्टीप्लाई -1, -2 हो गया, -1 +1। अब आपके पास +1 और -1 कैंसिल हो गए, क्या बचा? -2। -2 आ रहा है यानी कि 0 तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कि फिर वही बात कि द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। 4 -5 +1, तो ये आपके पास हो जाएगा -1। और इस केस में देखें, 4 और 1 5 हो गया, और 5 - 5 0 हो गया। तो इस केस में 0 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि द पॉइंट डज लाई ऑन द लाइन, या सिंपली आप लिख सकते हैं द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, क्योंकि आपका आंसर यहाँ 0 आ गया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। 5 2 5 10, -3 +1। 10 -2 आपके पास हो जाएगा 8। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में भी फिर वही होगा कि द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन।